ये सामने आप पुरानी टिहरी को देख रहे हैं जो आज जलमग्न हो गई है। पुरानी टिहरी की यादें हजारों लोगों के मन में आज भी जीवित है, जब वे अपने घरों और गांवों को डूबते हुए देख रहे थे। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि कैसे पुरानी टिहरी डूबी और क्यों टिहरी बात को यहाँ बनाया गया। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं नैनीताल मीडिया यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम टिहरी गढ़वाल के इतिहास का संक्षिप्त रुख करते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बांध बनाने के निर्माण से लेकर टिहरी के जलमग्न होने की बात बताएंगे। सन 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने टिहरी बसाई थी। यह स्थान 3 नदियों के संगम भगीरथी, भिलंगना और घृतगंगा से घिरा हुआ था, तब इसका नाम टिहरी रखा गया। 1815 के समय से पहले यहाँ धुनारों की बस्ती हुआ करती थी, जो तीर्थयात्रियों को नदी पार करवाते थे और अपने यहाँ आश्रय देते थे। समय समय में यहाँ राजा महाराजाओं का शासनकाल रहा और बाद में ब्रिटिश साम्राज्य में इसे टिहरी रियासत के नाम से जाने जाने लगा। सन 1961 के समय को लोग काला समय मानते हैं, क्योंकि इसी वर्ष टिहरी पर बांध बनाने के लिए सर्वे किया गया। यह सर्वे बांध बनाने के लिए काफ़ी सही साबित हुआ। तब सन 1972 में डैम का डिजाइन तैयार किया गया, जिस डिजाइन को जेम्स ब्रून ने तैयार किया था। इस डिजाइन में यह तय किया गया था कि 75% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करेगी और 25% उत्तराखंड सरकार वहन करेगी। और सन 1972 में इस बांध बनाने के कार्य को उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग को सौंपा गया। टिहरी डैम को बनाने का प्रमुख उद्देश्य सिर्फ इतना था कि यदि यहाँ पर बांध बनाया जाएगा तो प्रतिवर्ष यहाँ 620 करोड़ यूनिट बिजली का कार्य उत्पादन होगा, जिससे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई क्षेत्रों में लोगों को बिजली और पानी की सुविधाएं मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ उत्तराखंड की इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी होगी। बांध का निर्माण यहाँ इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ भिलंगना और भगीरथी नदी का काफ़ी तेज़ बहाव था, जिसे रोककर यहाँ करोड़ों टन बिजली का उत्पादन होना तय था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जहाँ विकास होता है वहाँ कुछ ना कुछ हमें खोना भी पड़ता है, और टिहरी के इस क्षेत्र के निवासियों ने अपना काफ़ी कुछ खोया। उस समय के पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा समेत कई लोगों ने इस बात के विरोध में अपनी आवाज़ उठाई, क्योंकि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज की रिपोर्ट के अनुसार टिहरी डैम टिहरी कस्बे समेत उसके आसपास के 23 गाँवों को संपूर्ण रूप से जलमग्न कर देगा, और उन 23 गाँवों से जो कुछ दूरी में 72 अन्य गांव जुड़े हुए हैं, वे गांव भी आंशिक रूप से जलमग्न हो जाएंगे। और जो 5200 हेक्टेयर की भूमि है वो संपूर्ण रूप से जलमग्न हो जाएगी। इसी बात के विरोध में सबसे पहली आवाज़ कमलेंदु मती शाह ने उठाई थी। उन्होंने यह कहा था कि बांध हमें नहीं चाहिए, बांध पहाड़ का विनाश है। तब सन 1978 में पहली बार बांध विरोधी समिति का गठन विद्यासागर नौटियाल के द्वारा किया गया, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा और वीरेंद्र सकलानी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने कहा कि टिहरी बांध जब बन जाएगा तो यहाँ के गांव डूब जाएंगे और प्लान की नौबत आएगी। कृषि, ग्रामीण शैली और वन्यजीव के साथ साथ लोक क्षति का भी काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यदि यह डैम बनेगा तो कभी तीव्र भूकंप के चलते यह डैम टूट सकता है। यदि ऐसा हुआ तो उत्तराखंड समेत कई मैदानी इलाके डूब जाएंगे। सुंदरलाल बहुगुणा 74 दिनों तक दिल्ली के राजघाट में टिहरी बांध के विरोध के अनशन पर बैठे थे, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन फिर भी सुंदरलाल बहुगुणा ने अथक प्रयासों के बावजूद सन 1991 में इस निर्माण कार्य को 76 दिनों तक रोके रखा। लेकिन अंततः सरकारी कामकाज में रोक टोक और विघ्नता के चलते उन पर कई एक्शन और धाराएं लगी, और आ गया था वो पल जब 29 जुलाई 2005 को टिहरी की जनता को टिहरी शहर को खाली करने का नोटिस भेजा गया।
जिसमें लोग अब धीरे धीरे अपने घरों को खाली करके निकल रहे थे। और 29 अक्टूबर 2005 में बांध का दूसरा टनल भी बंद कर दिया गया और 200 सालों से बसाया गया टिहरी शहर जलमग्न हो गया। आज आप जहां डैम देख रहे हैं वहां 2005 के समय में काफ़ी गांव हुआ करते थे, जिसकी सुंदरता का जिक्र हर जगह किया जाता था। और आज सिर्फ पुरानी टिहरी की कुछ यादें दिख जाती हैं जब डैम का पानी कम किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि जब टिहरी डूब रही थी तो उस समय क्या क्या हो रहा था। जैसे ही टनल बंद किया गया तो सबसे पहले ज़मीनों के साथ साथ खेत डूबने लगे। उसके बाद टिहरी के आम के बागवान डूबने लगे। फिर उसके बाद लोगों के घर और बद्रीनाथ समेत कई छोटे बड़े मंदिर धीरे धीरे डूबने लगे। और आखिरी में 1897 में बना 110 फीट ऊंचा ऐतिहासिक घंटाघर भी डूब गया। और आखिरी में टिहरी निवासियों की 200 सालों की संजोई संस्कृति भी डूब गई थी। हालांकि पुरानी टिहरी के तट पर नई टिहरी को जरूर बसाया गया, लेकिन ये भी सच है कि लोगों की यादें भी बाद में डूब गई, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जहां हमारा घर है वह कभी डूब जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है तो नैनीताल मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल में उत्तराखंड के अतीत से लेकर वर्तमान समय तक की बातें करते हैं। टिहरी बांध का ये आपने इतिहास जरूर जाना होगा, लेकिन टिहरी बांध के बन जाने से आज हमें काफ़ी फ़ायदे मिले हैं। जैसे यहाँ से 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है और रोज़ाना 2,17,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में सिंचाई होती है। इस बांध से आज लगभग 1.5 करोड़ लोगों को पीने का पानी मिलता है और हर साल यहाँ लाखों पर्यटक वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेने के लिए आते हैं, जिसमें आज स्थानीय लोगों को एक काफ़ी अच्छा रोज़गार मिला है और काफ़ी हद तक बेरोज़गारी की समस्या भी दूर हुई है। इसके अलावा उत्तराखंड को भारत का सबसे बड़े बांध होने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। आज टिहरी में लोग वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ पैराग्लाइडिंग, हिल क्लाइंबिंग और पर्वतारोहण का आनंद उठाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस से बनाई गई है, जिसका उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने से नहीं है। मैं मिलूँगा कुछ और अन्य इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप नैनीताल मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं हूं आपका दोस्त संदीप। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।